हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एटवेस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक पाठक। मैं आप सभी को क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें कि हमने सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इससे प्रीवियस के वीडियो में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, और साथ ही साथ हमने सर्किट्स के बारे में देखा था कि कौन कौन सी सर्किट्स इसमें मींस सर्किट्स क्या हैं और कौन कौन से सिंबल्स हैं। जैसे कि बल्ब का कौन सा सिंबल होता है, बल्ब का सिंबल हम कैसे इंडिकेट करेंगे, ठीक है, बैटरी को किस तरीके से इंडिकेट करेंगे, सेल को किस तरीके से इंडिकेट करेंगे, रेजिस्टेंस को किस तरीके से इंडिकेट करेंगे। ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने क्या किया था, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में देखा। ठीक है, तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। ठीक, और ओम्स लॉ से ही रिलेटेड हम क्या देखेंगे, वोल्टेज करंट का ग्राफ देखेंगे, किस तरीके से हम ओम्स लॉ में वोल्टेज और करंट का ग्राफ को शो करते हैं। और ये देखेंगे एक्सपेरिमेंटली ओम्स ने किस तरीके से इस लॉ को प्रूव किया था, इसको देखेंगे। और साथ ही साथ आगे हम ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ क्या है, देखिए, अगर किसी भी कंडक्टर की ठीक फिजिकल स्टेट, उसकी फिजिकल स्टेट लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, इन सारी चीजों को, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, इन सारी चीजों को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, मींस वो वेरी ना करे, ठीक है, तो उस कंडक्टर से पास होने वाली जो करंट होती है, उस कंडक्टर से जो पास होने वाला वोल्टेज होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक, अगर किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, इन सारी चीजों को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, ये वेरी ना करें, तो उस कंडक्टर से पास होने वाला जो वोल्टेज होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के। बात समझ में आ रही कि नहीं? चलिए इसको समझा जाए, लिखते हैं इसको। देखिए, according to this law, according to this law, if physical state like temperature, pressure, humidity, temperature, pressure, humidity are unchanged, ठीक है, are unchanged, then current pass through conductor current pass through conductor is directly proportional to voltage। ठीक है भैया, ये है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर में से, ठीक, जितना करंट को आप पास कराते हैं, तो वोल्टेज जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
लेकिन इन्होंने कंडीशन क्या बताई है, इन्होंने कंडीशन ये बताई है कि उस कंडक्टर का टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी जो उसकी फिजिकल स्टेट है वो सेम होनी चाहिए, वो अनचेंज्ड नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये लॉ जो है उसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए इसको अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए कह रहे हैं कि जितना वोल्टेज, ये देखिए कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, आप इससे जितना वोल्टेज पास कराएंगे, आप इससे जितना वोल्टेज पास कराएंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। तो भैया आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है आप इसको जब रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा जिसका नाम होता है रेजिस्टेंस, V बराबर R I आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है जब आप इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस अभी आगे हम लोग जानने वाले हैं कि ये रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अभी सिर्फ आप ये जानिए कि V इज अ वोल्टेज, R इज अ रेजिस्टेंस एंड I इज अ करंट। ठीक है, अब देखिए V बराबर IR, तो यहां से अगर हम आपसे पूछे कि रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे तो भैया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपान में I, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपान में I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, देखिए I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान में R। जब आप वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। जब आप वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब आप रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, वोल्टेज मिलेगा। यही है ओम्स लॉ। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इसमें किसी प्रकार की परेशानी आपको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए नोट कर लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं और ये न्यूमेरिकल्स किस तरीके से बनेंगे, जैसे यह एक कंडक्टर है और इससे पास होने वाली करंट है 5 एम्पियर, इससे पास होने वाली जो करंट है वो है 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर, और इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है मान लीजिए कि वो 6 ओम है, वह क्या है, 6 ओम है। तो आपसे पूछेगा कि देखिए भाई ये क्या दिया, रेजिस्टेंस दिया, ये क्या दिया, करंट दिया, तो बचा क्या आपके पास, वोल्टेज बचा। तो पूछेगा कि इस डिवाइस से, ये जो आपके पास कंडक्टर है इससे कितना वोल्टेज पास कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे फार्मूला क्या, V बराबर IR, V बराबर IR। यहाँ पे V क्या है, वोल्टेज, I क्या है, करंट, R क्या है, रेजिस्टेंस। जो जो वैल्यू आपको दी है वो रख दीजिए आप। ठीक है, करंट दिया है 5 एम्पीयर तो 5 रख दीजिए, R की वैल्यू कितनी दी है, 6 दिया है तो 6 रख दीजिए। 6 5 जा 30 तो मींस 30 वोल्ट इस कंडक्टर में कितना वोल्टेज पास कर रहा है, 30 वोल्टेज पास कर रहा है, 30 वोल्ट पास कर रहा है। ठीक है, और इस कंडक्टर का करंट कितना है, 5 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है, 6। ये क्या है आपका करंट और ये क्या है आपका रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको इस ओम्स लॉ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे अब हम लोग समझते हैं कि जो ओम्स साहब ने एक वोल्टेज और करंट के रिस्पेक्ट में एक ग्राफ दिया था उस ग्राफ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये x एक्सिस है और ये x एक्सिस जो है यह करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये जो x एक्सिस है यह किसको रिप्रेजेंट कर रही है, करंट को, और ये जो y एक्सिस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें ये जानना है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और भैया इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर आप करंट को इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, अगर आप करंट को डिक्रीज करेंगे तो वोल्टेज भी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब यही होता है। ठीक है,
वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी एक को आप इंक्रीज करेंगे तो दूसरा भी इंक्रीज होगा। तो इस वोल्टेज और करंट के ग्राफ में आपको ये देखना है कि जब हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो क्या हमारा वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आपको इसमें देखना है। देखिए यहाँ पे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 इस तरीके से हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस पे करंट को रिप्रेजेंट किया है। और करंट की यूनिट एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। तो ये 0.1 एम्पियर 0.2 एम्पियर इस तरीके से करंट दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो वाई एक्सिस है तो वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। ये 0.4 वोल्ट 0.8 वोल्ट 1.2 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से। तो आप ये देखिए कि जब 0.1 एम्पियर की करंट थी, जब 0.1 एम्पियर की करंट थी तो हमको वोल्टेज कितना मिलेगा। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको ये करना है, आप क्या करेंगे, ये 0.1 से एक लाइन ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, और एक लाइन यहां से ऐसे आप मिला दीजिए। तो ये जो लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन आपको नजर आ रही है, ये किसको बता रही है, वोल्टेज को बता रही है। तो वोल्टेज कितना है, 0.4 वोल्ट 0.4 वोल्ट। ठीक है, 0.4 वोल्ट है। ठीक है, देखिए 0.4 वोल्ट है ना। देखिए अब यहां से आप एक लाइन इस तरीके से मिला दीजिए और एक लाइन इस तरीके से आप मिला दीजिए। तो ये जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है ये क्या बता रही है, ये आपको वोल्टेज बता रही है। और ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ये क्या बता रही है, ये करंट बता रही है। कि मींस 0.1 एम्पियर पे करंट वोल्टेज कितना है, 0.4 है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे लिख रखा है कि जब 0.1 एम्पियर की करंट थी तो वोल्टेज कितना है, 0.4। जब 0.2 एम्पियर की करंट है तो वोल्टेज कितना है, 0.8। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी करंट इंक्रीज कर रही है उसी के साथ हमारा वोल्टेज भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो आप इन दोनों का जब एक रिलेशन निकालेंगे, जब मींस आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हर एक केस में हर एक पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस जो है वो सेम मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए जब वोल्टेज हमारा 0.4 था और करंट हमारी 0.1 एम्पियर की थी तो उस समय हमारा रेजिस्टेंस कितना था, 4 ओम। 4 ओम। ठीक है, उसी तरीके से जब वोल्टेज हमारा 0.8 हुआ, करंट हमारी 0.2 हुई तो भैया हमारा रेजिस्टेंस कितना हुआ, 4 ओम। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे आप किसी भी पॉइंट पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको ये देखने को मिल रहा है कि रेजिस्टेंस हमारा सेम है। और रेजिस्टेंस हमारा सेम होने का मतलब क्या है कि करंट और वोल्टेज जो है वो क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंटली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये देखिए इस तरीके से क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे आप इस पॉइंट पे देखिए जरा, इस पॉइंट पे आपको करंट कितनी मिल रही है, 0.3 एम्पियर की। वोल्टेज आपको कितना मिल रहा है, 1 पॉइंट। वोल्टेज आपको कितना मिल रहा है, 1.2 वोल्ट। ठीक है, और करंट कितनी मिल रही है आपको, 0.3 एम्पियर की। तो आप जब रेजिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिल रहा है, 4 ओम मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये वोल्टेज करंट का ग्राफ ओम साहब ने दिया है, इससे ये प्रूफ होता है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हो तो करंट भी क्या करती है, उसी तरीके से इंक्रीज करती है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, ये ओम्स लॉ यही तो बताया था कि जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे उसी तरीके से करंट भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए आपको ये नोट करना है या फिर आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली टू वेरीफाई ओम्स लॉ। किस तरीके से, देखिए ये जो है एक क्या है, प्रैक्टिकल। ये एक प्रैक्टिकली आपको जाके अपने लैब में क्लास 10th में, ठीक है, आप अपनी लैब में जब स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं तो वहां पे आपको लैब में लेके जाएंगे टीचर्स, और वहां पे आपको इस ये जो आपको ओम्स लॉ है इसका जो है एक एक्सपेरिमेंट आपको प्रूव करके वो लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक, आप सभी लोग जब अपने स्कूल में जाएंगे तो वहां पे आपको इस तरीके से एक सेटअप आपके टीचर्स आपको बताएंगे और उस चीज को आप अच्छे से रीडिंग्स निकालिएगा कि हम वोल्टेज को जैसे जैसे
इंक्रीज करें तो क्या करंट भी हमारी इंक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, इन सारी चीजों को आप क्या करेंगे अपने स्कूल में करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए। देखिए ये है वोल्टेज, ये देखिए क्या है, ये वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है, वोल्टेज को मेजर करने की एक डिवाइस लगी है। ये क्या है, अमीटर, ये क्या है भैया, अमीटर। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये करंट को मेजर करता है। और अमीटर को आपको पता है कि हम सीरीज में लगाते हैं, अमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्टेज को हम क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में वोल्टेज को मेजर करने के लिए। ये सारी चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया था, मींस प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया। यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक स्विच लगा हुआ है। ये क्या है, स्विच, ये एक स्विच है। ठीक है, और ये क्या है, एक रेजिस्टेंस लगाया गया है। यहाँ पे क्या लगाया गया है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लगाया। ये क्या है, ये आपका जो है एक तरीके से वोल्टेज को वैरी करने के लिए एक डिवाइस लगाई गई, जहां से आप क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये वोल्टेज को क्या करेगा, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, इसके लिए इसको लगाया गया है। अब ये देखिए, ये सेटअप आपको कुछ इस तरीके से आपके स्कूल में मिलेगा, कुछ इस तरीके से। क्या है, कुछ इस तरीके से आपको ये सेटअप अपने स्कूल में, आपके स्कूल में देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये देखिए क्या है आपका, यह है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ये क्या है, देखिए अमीटर, यह है अमीटर। ठीक है, और ये देखिए क्या है आपका, वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए जो एक हमने डिवाइस आपको बताई थी, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रियोस्टेट। इसी रियोस्टेट को ही हम क्या कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्विच लगा है, सर्किट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये देखिए वोल्टेज को बढ़ाने की एक डिवाइस लगाई गई है, और ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है। अभी आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा कि सर ये रेजिस्टेंस का, थोड़ा आप इसको बता ही दीजिए। अभी नेक्स्ट जो है इस टॉपिक को खत्म करने के बाद ही मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि ये रेजिस्टेंस क्या होता है। बस अभी आप जो है इसको ये जानिए, ये एक रेजिस्टेंस। इन सारी चीजों को इस तरीके से सेटअप किया जाता है। आप जब स्कूल की लैब में जाएंगे तो वहां पे आपको कुछ इस तरीके से एक सेटअप आपके टीचर्स करवाएंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि यहां से हम क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ाएंगे, इससे हम क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ाएंगे, और कितना वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है उसको हम लोग क्या करते हैं, कितना वोल्टेज है उसको हम लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है, कितना वोल्टेज है आपका, ठीक है, यहां से वोल्टेज आप बढ़ाइए, और कितना वोल्टेज है इस वोल्ट मीटर से आप क्या करेंगे, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अपनी कॉपी में एक क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे आप वोल्टेज, यहाँ पे लिखेंगे आप करंट, फिर इसके बाद यहाँ से आप निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज है आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे, करंट कितना बता रही है, मीटर से देख के आप करंट बता सकते हैं, करंट यहाँ पे लिख लीजिए, और V और I को मल्टीप्लाई, V और I का जब हमको मिल गया तो R हम आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं। V बराबर क्या होता है, IR, और R बराबर क्या होता है, V अपॉन में I। इस फॉर्मूले से हम R निकाल लेंगे, तो R यहाँ पे लिख लीजिए। फिर क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से अपने वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो जितना वोल्टेज आपका ये वोल्ट मीटर बताएगा उसको आप यहाँ लिख लीजिए। फिर देखिए करंट ये कितना बता रहा है, इसको यहाँ लिख लीजिए। उसी तरीके से फिर आप रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जिस रेशियो में हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, जस्ट उसी रेशियो में क्या कर रही है, हमारी करंट भी इंक्रीज कर रही है। इट मींस जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो उसी तरीके से करंट भी हमारी क्या कर रही है, बढ़ रही है। जब इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने लैब में करोगे, अपने स्कूल में आप करोगे, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एक सेटअप है जो कि आपको अपने स्कूल में देखने के लिए मिलेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। ये जो रियोस्टेट है, थोड़ा सा आप इसके बारे में जान लीजिए। ये जो रियोस्टेट है, यहाँ पे देखिए एक जो है इसकी बटन लगी हुई है। ठीक है,
अब इसको हम लोग आगे पीछे करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं आगे पीछे करें, जैसे कि इसको जब आप देखिए इसका कनेक्शन जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए इसका कनेक्शन जो है, जैसे कि ये है रेजिस्टेंस आपका, ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया आपका। और इस तरीके से आपको हमने बताया था कि वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। अब देखिए भाई यहां से एक तार रहेगा आपका और दूसरा तार जो है यहां पे रहता है, ठीक। यहां पे मान लीजिए कि आपने बल्ब लगा रखा है और ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगा रखी है बैटरी, ठीक, यहाँ पे हमने बैटरी लगा रखी है। अब आप ये देखिए कि जैसे जैसे मान लीजिए कि अब ये तो रेजिस्टेंस है, अब इसका मतलब अगर इस चीज को, इस एरो को मैं यहाँ पे लेके चलाऊंगा, ये इतना रेजिस्टेंस हमारा इसमें ऐड होगा। आप इस एरो को जब यहाँ पे लेके चले आएंगे तो इतना रेजिस्टेंस आपका, और इतना रेजिस्टेंस आपका क्या होगा यहाँ पे नोट डाउन होगा। तो मींस जितना आप इस एरो को इस साइड में लेके जाएंगे तो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होगा, और जैसे जैसे आप इसको इधर लेके आएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा कम इन्वॉल्व होगा। तो उसी के लिए देखिए ये एक डिवाइस है जिसको क्या बोलते हैं रियोस्टेट, और रियोस्टेट का मतलब क्या होता है, इसी को हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, जिससे क्या होता है रेजिस्टेंस को वेरी किया जाता है, रेजिस्टेंस को बढ़ाया और घटाया जा सकता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो ये है एक्सपेरिमेंटली जो है ओम्स लॉ को हम लोग वेरीफाई करेंगे, प्रूव करेंगे, और ये चीज आप अपने स्कूल में करेंगे। यहाँ पे हमने आपको थोड़ा सा इसका सेटअप समझा दिया और किस तरीके से आप अपने स्कूल में करेंगे, इतना ही आपको हम बता सकते हैं। बाकी का जो प्रैक्टिकल है आप अपने स्कूल में कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और जैसा कि हमने आपसे बताया था कि अभी V बराबर आई आर में, V बराबर आई आर में आपको ये रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये रेजिस्टेंस है क्या एक्चुअली, इस रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। देखिए अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो ये क्या करता है, करंट को अपोज करता है, करंट के डायरेक्शन में, करंट के मूवमेंट में क्या होता है, यह एक अपोज करता है, करंट को रोकने का काम करता है। अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो यह किसी भी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल का एक ऐसी एक मिनट किसी भी मटेरियल की यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, करंट मान लीजिए इस तरीके से जा रहा है, इसको यह अपोज करता है, इसको क्या करता है रोकने का काम करता है। अब इसको आप जरा समझिए कि किस तरीके से ये रोकता होगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये जानिए कि रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी, ये कोई एक डिवाइस नहीं है, ये किसी प्रकार के डिवाइस वाइस नहीं होती है, यह क्या है, यह किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। बात इतनी समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब इधर देखिए, जैसे अगर हम एक वायर की बात करते हैं, ये है वायर, ठीक है, यह एक ऐसा वायर है जिससे कि करंट पास करेगी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इस वायर में बहुत सारे एटम हैं, इस वायर में बहुत सारे एटम हैं जी, ठीक है भाई, ये लोग बहुत सारे एटम हैं। अब बहुत सारे एटम का मतलब क्या है कि अगर यह कंडक्टर है तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे, बहुत सारे क्या होंगे इसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे, बहुत सारे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे। क्यों, क्योंकि यह एक कंडक्टर है, और कंडक्टर है तो भाई करंट इसके पास करेगी, इसका मतलब इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं। अब आपको पता है कि इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है इस वायर में, इस कंडक्टर में, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से भी टक्कर हो जाती है और इलेक्ट्रॉन एटम से भी टक्कर हो जाती है। समझ रहे हो, ये जो आप एटम देख रहे हो, इनसे भी इलेक्ट्रॉनों का कोलिजन होता रहता है, और साथ ही साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का भी
कोलिजन होता रहता है। तो इससे क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट में क्या होगा, कमी होगी। जब इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट स्लो होगा तो करंट भी क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जो है यही चीज है कि जो कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को टक्कर करा रहा है। किस एटम का टक्कर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का टक्कर। ये जो आपस में इनकी टक्करें हो रही हैं यही क्या है, रेजिस्टेंस है। और ये किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है, ये किसी प्रकार की एक डिवाइस नहीं है कि जो किसी भी आप वायर इसको लगा देंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू oppose the flow of current। ठीक है, ये चीज आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जो क्या करता है कि करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न करता है या फिर रुकावट उत्पन्न करता है। और ये जो रुकावट है, ये जो अपोज है, वो किस तरीके से होता है किसी भी वायर में, तो इस तरीके से होता है। आप इसको कैसे समझा सकते हैं कि भाई इस कंडक्टर में बहुत सारे एटम है, साथ ही साथ फ्री इलेक्ट्रॉन है, और जब क्या होता है कि वोल्टेज इनको पुश करता है आगे जाने के लिए, तो ये क्या करते हैं, बहुत तेजी से आगे भागने की कोशिश करते हैं। और उस केस में ये क्या करते हैं, एटम और इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, टक्कर खाते हैं। ठीक है, और इसी अपोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं भाई? ये चीज आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगर रेजिस्टेंस के फॉर्मूले की बात की जाए तो अभी आपने देखा था ओम्स लॉ से V बराबर आई आर, तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि R बराबर क्या हो जाएगा, V अपान में I हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा, V अपान में I हो जाएगा। ठीक है, R बराबर क्या हो जाएगा, V अपान में I हो जाएगा। और अगर बातें की जाए यूनिट क्या हो जाएगी भाई रेजिस्टेंस की, अगर यूनिट की बात की जाए तो ओम। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, ओम। और इसको जो है आप इस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है, ओम को आप किस तरीके से डिनोट करेंगे, इस तरीके से। जैसे अगर हमने कहा कि यह एक कंडक्टर है और इसका रेजिस्टेंस 12 ओम है, तो आप 12 और ओम इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया 12 ओम। ठीक है, मान लीजिए कोई दूसरा एक कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम है, तो 10 और ओम इस तरीके से आप इसको सिंबोलाइज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, अब हम लोग क्या देखेंगे, कौन कौन से भाई वो फैक्टर हैं जो कि रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए आगे। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो कि रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक, रेजिस्टेंस ज्यादा कब होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, तो कुछ फैक्टर्स हैं, आप उन फैक्टर्स को जरा समझिए। सबसे पहला इसका कौन सा फैक्टर है, सबसे पहला इसका फैक्टर होता है, सबसे पहला इसका फैक्टर है लेंथ। सबसे पहला इसका कौन सा फैक्टर होता है, लेंथ। दूसरा फैक्टर होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तीसरा इसका क्या फैक्टर होता है भाई, तीसरा इसका फैक्टर होता है टेम्परेचर। और कुछ होता है, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, और भी कुछ होता है, और क्या होता है,
लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर और कोई फैक्टर। चलिए अभी मुझे याद आएगा तो आपको ये चौथा मैं फैक्टर बताता हूं, तब तक आप जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को समझते रहिए। देखिए सबसे पहला इसका जो फैक्टर है लेंथ, सबसे पहला इसका जो फैक्टर है लेंथ। तो लेंथ पे क्या होता है, जैसे आप समझिए अगर किसी भी वायर की लेंथ को बढ़ा दिया जाए, किसी भी वायर की अगर लेंथ को बढ़ा दिया जाए, ये देखिए सेम वायर है, ये भी एल्युमिनियम की ही वायर है और ये भी एल्युमिनियम की ही वायर है, ठीक है, दोनों एल्युमिनियम की वायर है। अब आप ये देख रहे हैं कि मान लीजिए कि ये भाई 2 सेंटीमीटर है, मान लीजिए भाई, ठीक है, और ये जो है वो 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम आपसे पूछें कि इन दोनों में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो आप सिंपली ये कहिए कि भाई रेजिस्टेंस जो है छोटे वायर का कम होगा और बड़े वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर आपसे पूछे क्यों, तो आप मुझे बताइए कि भाई ये बड़ा वाला वायर है, इतना बड़ा सा वायर हमने जो लिया है, इसमें बहुत सारे एटम है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का एटम से कोलिजन होगा वो ज्यादा होगा और इसमें इलेक्ट्रॉनों का एटम से जो कोलिजन है वो कम होगा, इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो कम है और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब क्या है कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। जैसा कि आप देखिए यह एल्युमिनियम का वायर 2 सेंटीमीटर का था, अब हमने क्या कर दिया, इस वायर को ही 10 सेंटीमीटर का वायर ले लिया, तो आप ये देख रहे हैं कि लेंथ इंक्रीज की, और जब भाई लेंथ इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, जब लेंथ इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, लेंथ आपको समझ में आ गया कि लेंथ बढ़ने से किस तरीके से रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज करता है, इसको याद करके रखिएगा, अभी हमको जरूरत पड़ेगी रेजिस्टिविटी समझाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए और नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट भैया हम लोग समझते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया पे किस तरीके से रेजिस्टेंस का इफेक्ट पड़ेगा उसको आप समझिए। जैसे हमारे पास एक ये वायर है और दूसरा वायर है भैया ये, दूसरा वायर है ये हमारे पास दो वायर है, सेम मटेरियल के हैं, ये भी एल्युमिनियम का ही है और ये भी एल्युमिनियम का है, या फिर वो कॉपर का है तो ये भी कॉपर का है, आप इतना समझिए सेम मटेरियल का, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम है, इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये ज्यादा है, ठीक है। तो भैया बताइए फिर रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम किसका होगा, तो आप ये कहिएगा कि भैया रेजिस्टेंस सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका ज्यादा होता है रेजिस्टेंस उसका कम होता है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो भाई आप ये कह सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर भाई क्रॉस सेक्शन एरिया आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया आप घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्यों, इसको भी जरा समझ लो। देखो वो एक्चुअली होता क्या है कि जब आप किसी भी तार की मोटाई को, उसकी थिकनेस को इंक्रीज करेंगे तो इनके एटम्स के बीच में, इनके जो एटम्स हैं इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस रहेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन इस डायमीटर में, इस थिकनेस में मूव कर रहे थे तो इनका कोलिजन ज्यादा हो रहा था, इनका कोलिजन ज्यादा हो रहा था। अब भाई इनकी थिकनेस को जब हम बढ़ाएंगे, इनकी थिकनेस को जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का जो कोलिजन होता है वो कम होता है। अब जरा इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे स्कूल में जब बच्चों की छुट्टी होती है, स्कूल में जब बच्चों की छुट्टी होती है तो जो उसका मेन डोर होता है, उसका जो मेन डोर होता है, छुट्टी होने के बाद सारे बच्चे अपने घर बहुत तेज से भागना चाहते हैं, है कि नहीं, आप भी जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते थे भाई जब हम भी छोटे से थे। तो ये जो इसका मेन डोर है इस स्कूल का, इसमें एक छोटा सा भी डोर लगा रहता है, लगा रहता है। तो अगर मान लीजिए कि उस पियोन ने क्या किया, सिर्फ इस छोटे से डोर को ही खोजा, छोटे से ही डोर को क्या किया, सिर्फ ओपन किया है,
तो बच्चे अपने घर जाने के लिए बहुत तेजी से उसमें क्या करते हैं, पास करते हैं उस छोटे से गेट में से। तो इसमें क्या होता है कि उनके बीच में जो टकराहट है ना बहुत ज्यादा होती है। कहता नहीं पहले हमको जाने दो तुम यार, तो कहता नहीं हमको जाने दो यार, उसमें धक्का मुक्की बहुत ज्यादा होती है जब ये छोटे से गेट से पास करते हैं। लेकिन अगर मान लो कि उस पियून ने क्या किया है, इस बड़े वाले गेट को ओपन कर दिया है, तो बेटा क्या होगा, जब बड़ा वाला गेट हमारा ओपन होगा तो इजीली इसमें से उनके बीच का जो कोलिजन होगा वो कम होगा। क्या कोलिजन एकदम से भी नहीं होगा? क्या उनके बीच में एकदम से भी टचअप नहीं होगा? नहीं, अरे भाई इनके बीच में होगा लेकिन कम होगा कंपेयर टू दिस डोर, बिकॉज दिस डोर इज वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू दिस डोर। समझ रहे हो? ये डोर भाई बहुत छोटा है ना इसके कंपेयर में, तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए ये बड़ा वाला डोर है, ये बच्चे जब छूटेंगे तो इनके बीच से कोलिजन कम, और ये छोटा वाला डोर है इसके बीच से कोलिजन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कोलिजन ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और कोलिजन कम तो रेजिस्टेंस कम। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? ठीक है, तो यहां से क्रॉस सेक्शन एरिया की अगर बात की जाए तो आप क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आप इसको नोट कर लो, आप इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा और समझते हैं टेम्परेचर के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड है हमारा टेम्परेचर। इसको जरा भाई समझो। टेम्परेचर में क्या होता है कि अगर आप किसी वायर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जैसे अब बेटा ये एक वायर है, ये भी एक वायर है, ये कोल्ड ठंडा वायर है, और ये थोड़ा सा गर्म कर दिया गया है तो हॉट वायर हो गया। दोनों सेम मटेरियल के हैं, मान लो आपको समझने के लिए, ठीक है। तो जब बेटा आप किसी चीज को गर्म करते हो तो क्या होता है कि एटम्स उनके जो होते हैं उनमें भी डिस्टरबेंस आ जाता है। किसी को नीचे से हीट दोगे तो क्या करेगा, उसमें भी डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, और जब डिस्टरबेंस बेटा ज्यादा क्रिएट होता है तो ज्यादा कोलिजन होता है इनके बीच में, इलेक्ट्रॉनों और एटम के बीच में ज्यादा कोलिजन होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर आप वायर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करता है, रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा। अब देखिए यहाँ पे कोल्ड वाला है तो आराम से एटम जो है चुपचाप अपना साथ बैठे ठंडे चुपचाप, है नहीं? तो भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट होगा बहुत आसान होगा, यहाँ से इनका कोलिजन जो है वो कम होगा कंपेयर टू दिस वायर, बिकॉज दिस वायर इज हॉट। और हॉट होने पे क्या होता है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम से ज्यादा टक्कर करते हैं, ज्यादा टक्कर करते हैं। समझ गए कि नहीं? ठीक है, ये है टेम्परेचर के बारे में। नेक्स्ट बेटा आपका जो बचा था वो है मटेरियल ऑफ द वायर, मटेरियल ऑफ वायर। ठीक, रेजिस्टेंस जो है बेटा वो मटेरियल ऑफ द वायर पे भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल ऑफ द वायर पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, आप इसको समझ लो। ठीक है, देखते हैं भाई। मटेरियल ऑफ वायर, मटेरियल ऑफ वायर पे किस तरीके से डिपेंड करेगा, आप जरा मुझे ये बताइए भाई। अगर ये एल्युमिनियम का वायर है और ये सिल्वर का वायर है, ठीक है, ये सिल्वर है और ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम, ये दो वायर हमने लिए हैं। तो आप क्या हमको ये बता सकते हैं कि इनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, इनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा क्या दोनों में सेम होगा? बिल्कुल भी नहीं। आप केमिस्ट्री में पढ़े कि भाई इसका कुछ एक अलग एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, इसका कुछ एक अलग एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, इस वायर का कुछ एक अलग एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है।
इस वायर का कुछ अलग एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। तो आप ये देख रहे हो कि इस एल्युमिनियम और सिल्वर के वायर का एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग अलग है ना, है कि नहीं है। तो भाई आप मुझे, जिसमें ज्यादा बहुत ज्यादा एटम रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो जिसमें ज्यादा टकराहट होगी उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो भाई मटेरियल ऑफ द वायर पे भी डिपेंड करेगा कि नहीं। आपके पास मान लीजिए एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, ये आयरन की भी एक रॉड हो गई, ये आयरन हो गया, ठीक है। तो आप ये देखिए कि भाई क्या इनका जो एटॉमिक अरेंजमेंट होता है इंटरनल, उनके इंटरनली आप देखें तो क्या ये सेम रहेगा? बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगा भाई, कुछ ना कुछ इनके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। और ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है, इससे ये प्रूफ होता है कि भाई इनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा, इनका रेजिस्टेंस भी अलग होगा। सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट जो कंडक्टर होता है, सबसे बेस्ट जो कंडक्टर होता है अर्थात जिससे करंट पास करती है, सबसे लो रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो वो सिल्वर होता है, वो सिल्वर होता है, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का एटम से कोलिजन बहुत कम होता है, इसी कारण जो है बेटा, इसी कारण जो है इसमें से करंट बहुत बढ़िया पास होती है। तो आप कहें सर सिल्वर का फिर ताकत नहीं लगाते आप लोग, अरे भाई सिल्वर बहुत कॉस्टली है, एल्युमिनियम बहुत लो कॉस्ट में है, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली एल्युमिनियम के वायर को यूज करते हैं। सिल्वर लगा देंगे तो तुम लोग पोले काट के बाहर जाओगे तो तार लगा रहेगा वहां पे, है ना, इसलिए हम लोग सिल्वर का नहीं यूज करेंगे, ठीक। समझ पाए तुम? तो ये है भाई फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस पे अफेक्ट करते हैं? तो कौन कौन से फैक्टर हैं? लेंथ ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया, टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ वायर। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आप रटना मत बेटा, एक किसी भी चीज को आप इसको अच्छे से समझना कि ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। हमने आपको बताया कि लेंथ बढ़ी तो रेजिस्टेंस बढ़ा, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए क्यों बढ़ा सर, तो हमने आपको बताया था ना क्यों बढ़ा, ठीक। चलिए इन सारी चीजों के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, ठीक है। देखिए रेजिस्टिविटी की अगर बात की जाए बेटा, तो अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। बोलो भाई, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। चलो भैया लिख दो क्लियर। हम कह रहे हैं कि भैया इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक। फिर हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसको भैया कह दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंबाइंड कर दें, इफ कंबाइंड इक्वेशन 1 and 2, then we get क्या मिलेगा भैया, आपको जरा बताओ यार क्या मिलेगा। then we get R is directly proportional to L upon में A। देखिए आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं भाई, अरे भाई यहाँ भी देखो R is directly proportional to length, R is inversely proportional to cross section area। तो ये इन दोनों को कंबाइन करके क्या मैं ये नहीं लिख सकता? लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, आप जब इसको रिमूव करोगे बेटा तो आपको मिलेगा R बराबर रो L अपान में A मिलेगा। R इज इक्वल टू रो L अपान में A। अब यहाँ पे ये जो रो आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये जो रो दिख रहा है, यही होता है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, या फिर आप इसी को क्या कहेंगे, रेजिस्टिविटी कहेंगे, ठीक है। फार्मूला आपको समझ में आ रहा है? अब इस फार्मूले से आप क्या क्या समझ सकते हो, जरा यहाँ से रो की वैल्यू निकालो। रो इज इक्वल टू कितना होगा? अरे भाई रो इज इक्वल टू जो है आर रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर अपॉन में लेंथ। बोलो भाई होगा कि नहीं होगा? तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया
अपॉन में लेंथ। यह क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है। जरा भाई यूनिट बता दोगे क्या इसकी? यूनिट देख लो यार, ये रेजिस्टेंस है बेटा, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। बोलो भाई होती है कि नहीं? ओम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एरिया है, तो एरिया की यूनिट क्या होती है भैया? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर अपॉन ये लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है भैया? मीटर। चलो भाई लिख दिया मीटर। आप जरा मुझे ये बताओ भाई, ये मीटर मीटर से कट जाएगा कि नहीं? तो बचेगा क्या फिलहाल? आप जरा ये बताओ क्या बचेगा? अरे भाई ओम मीटर बचेगा, तो लो आए निकल गया। तो भाई अगर रेजिस्टिविटी की यूनिट आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? ओम मीटर। क्या बताओगे? ओम मीटर। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम मीटर। अब देखिए भाई, आप जरा यहां से कुछ और समझ सकते हो क्या? देखो ये देखिए, एक है हमारे पास कंडक्टर। ठीक है भैया, कंडक्टर। नहीं बना, ठीक, इसको हटा के दूसरा बनाते हैं। ये ठीक है भाई, देखिए ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है L। ठीक है, और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख रहे हो ये कितना है? A। यह कितना है? A। ठीक, तो अगर तो रेजिस्टिविटी की बात की जाए तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन में लेंथ। अगर किसी भी कंडक्टर की एरिया को हम 1 मीटर स्क्वायर कर दें, मान लें कि उसकी एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है, और लेंथ मान लें बेटा कि उसकी 1 मीटर है, 1 मीटर है, तो इस केस में क्या होगा कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, या फिर आप कह सकते हो कि रो बराबर रेजिस्टेंस। मतलब कि ये जो है रो जो है और रेजिस्टेंस जो है ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कब बराबर होगा भाई? जब जो है एरिया 1 मीटर स्क्वायर की होगी और लेंथ जो है वो 1 मीटर होगा, लेंथ जो है वो 1 मीटर होगा, तब जो है रो जो है रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे कुछ इसमें और समझते हैं। यहाँ पे देखिए एक छोटी सी क्लिप है और इसमें ये बताया गया है कि कंडक्टर में सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, मर्क्यूरी, मैग्नीज, इन सभी का रेजिस्टिविटी क्या है। ठीक है, आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से नजर आएगा। अगर आपको यहाँ पे ना समझ में आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आप अपने बुक में अच्छे से देखिएगा। ठीक है, लो भाई चला भी गया ये, 1 मिनट आपको बस दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आप ये देख रहे हो बेटा कि ये जो सिल्वर है ना, सिल्वर मटेरियल, ये जो सिल्वर है, इस सिल्वर मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है, सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी है, सिल्वर की जो रेजिस्टिविटी है वो है 1.60 इंटू 10 की पावर -8, और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। ओम मीटर होती है भाई। ये देखो सिल्वर की रेजिस्टिविटी दिया है, इसके बाद है कॉपर, इसके बाद क्या है भैया? कॉपर। कॉपर की रेजिस्टिविटी इसने दिया 1.62 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। आप ये देख रहे हो, तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, तो जिस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है उसमें से करंट जो है बहुत बढ़िया पास हो जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं तुम लोग? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए कुछ इंसुलेटर्स भी हैं और इनकी जरा रेजिस्टिविटी देखिए बेटा। इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, अगर हम ग्लास की बात करें तो 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 से 10 की पावर 14 ओम मीटर। अरे भैया इतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी रहेगी तो करंट कहां से पास करेगा? नहीं पास करेगा ना। ठीक, अभी देखिए इसके बाद आगे आपका दिया है एक रबर की, हार्ड रबर की, तो हार्ड रबर की जो रेजिस्टिविटी होती है 10 की पावर 13 से 10 की पावर 16 तक ओम मीटर।
अरे यार देखो, इसकी तो रेजिस्टिविटी और भी ज्यादा है। अब रेजिस्टिविटी इतनी ज्यादा रहेगी तो करंट कहां से पास करेगा? नहीं पास करेगा ना। तो ये जो है एक क्लिप छोटी सी लगाई गई है, जिसमें कि आप ये देख रहे होंगे कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कितनी है, एलॉयज की रेजिस्टिविटी कितनी है, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी कितनी है। इस तरीके से आपके बुक में भी एक टेबल बना होगा, आप उस टेबल को अच्छे से देखिएगा। जब हम क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे ना, तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल जो है वो दिया जाता है। आप सभी को इतना सारा याद नहीं करना है, कितना याद करोगे तुम लोग बताओ? नहीं याद कर पाओगे ना। तो आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, ये चीजें दे देगा कि रेजिस्टिविटी ऑफ वायर जो है कितना है, ये चीज कितना है। ठीक है, चलिए अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चलना चाहिए, पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे दिमाग में तो चल रहा था, और ये सारी चीजें आपके भी दिमाग में चलनी चाहिए। क्या क्या चलनी चाहिए भाई? अभी सर आपने जो रेजिस्टेंस बताया, रजिस्टर आपको मिलेगा जब आप बुक पढ़ेंगे, और रेजिस्टिविटी, इन तीनों में सर अगर आप डिफरेंस थोड़ा सा बता देंगे तो थोड़ा ज्यादा हमको समझ में आएगा। अभी तक जो हम कंफ्यूज हो गए कि रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस, आप उसको जरा समझिए भाई। रेजिस्टेंस को सबसे पहले आप समझिए, रेजिस्टेंस को आप समझिए। तो रेजिस्टेंस भैया हमने क्या बताया था कि किसी भी मटेरियल की यह एक प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट को रोकता है, कौन रोकता है? रेजिस्टेंस रोकता है। क्या ये किसी प्रकार की डिवाइस है? किसी प्रकार की डिवाइस नहीं है भैया, यह जो है इस कंडक्टर के अंदर की ही प्रॉपर्टी है कि जो करंट को जाने से क्या करता है? रोकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? यह इस कंडक्टर की ही प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो किसी कंडक्टर की ही प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, चाहे आप जो भी वायर लेंगे वह इस वायर की ही प्रॉपर्टी है कि वो कितना करंट को पास करेगा और कितना करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा, रोकेगा। यह उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? यह किसी भी मटेरियल की ही प्रॉपर्टी होती है। अगर रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर किसको कहोगे आप? अगर रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर जो होता है बेटा, यह एक डिवाइस होती है। देखो, आप लोग बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक चीजों को देखते हो, जब उसको आप तोड़ दोगे, तोड़ना होना मत भाई, खराब है तभी तोड़ना, तो आप देखोगे ना कुछ इस तरीके से, पता नहीं क्या क्या इसमें सब लगा, दुनिया भर के लोग रखे हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा बेटा, ये देखो, इसका नाम है रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर ये भी क्या है? यह एक तरीके की डिवाइस है, जो कि यह एक तरीके की डिवाइस, अरे सर फिर इसको कहाँ के लिए यूज करते हैं? तो करंट को ये खोज करता है। अरे भाई आपके पास बहुत सारी डिवाइसेस हैं। अब इसे मान लीजिए बल्ब है, ठीक है, इसको 1 एम्पियर की करंट चाहिए। अब मान लो कुछ जो हमारे पास सोर्स है, जो हमारे पास सोर्स है कि ज्यादा करंट हमको दे रहा है, तो अब भाई क्या करेंगे हम? हमारे पास कोई उपाय नहीं है। तो आप या तो बहुत बड़ा तार आप लगा दीजिए, या फिर छोटा सा आप क्या खरीद के लाइए मार्केट से? रजिस्टर खरीद के लाइए, और वो बता देगा कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो क्या करिए, अपने वायर में इस रजिस्टर को आप लगा दीजिए भाई, अपने वायर में इस रेजिस्टेंस को आप लगा दीजिए। अब जितना करंट इस बल्ब को चाहिए था उतना करंट मिलने लगेगा और ये बल्ब आपका जल जाएगा। समझ पा रहे हो? तो यह रेजिस्टर जो होता है, यह एक तरीके की डिवाइस होती है, जो कि करंट को मैनेज करने के लिए किसी भी सर्किट में, किसी भी इक्विपमेंट में अप्लाई किया जाता है या फिर लगाया जाता है। इस तरीके से ये भी देखिए, सब क्या है? इसका भैया रजिस्टर, ये सब क्या है? रजिस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, अब रेजिस्टेंस हो गया, रजिस्टर आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। आपने ये देखा था कि रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो रेजिस्टेंस इनटू लेंथ अपान में एरिया होता है।
होता है कि नहीं भाई? और ये जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के बराबर कब होती है? जब लेंथ 1 मीटर हो जाए और एरिया जो है बेटा, एरिया जो है वो कितनी हो जाए? 1 मिनट यार, इसको सही कर दिया, ये फार्मूला कोई नहीं लिखा। रो बराबर R इंटू एल अपान में ए होता है ना, तुम लोग बोलते भी नहीं भाई कुछ। देखो ये फार्मूला होता है कि नहीं भाई? ठीक है। जब लेंथ 1 मीटर हो जाए और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए तो रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, तब बराबर हो जाता है। तो रेजिस्टिविटी जो होती है यह एक प्रकार की कैपेसिटी को दिखाती है कि भाई इसकी कैपेसिटी इतनी है, इसमें इतना करंट जाएगा, इसकी कैपेसिटी इतनी है, इसमें इतना करंट जाएगा। दैट इज कहने का मतलब क्या है कि रो तभी जो है रेजिस्टेंस के बराबर होगा जब लेंथ और एरिया जो है वो दोनों चीज सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको रेजिस्टेंस, रजिस्टर और रेजिस्टिविटी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा? इन सारी चीजों के बारे में, ओम्स लॉ, रजिस्टर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इन सारी चीजों को समझा भाई? समझ गए कि नहीं तुम? अब इसको तुम लोग बढ़िया से पढ़ो, और अगर किसी प्रकार की आपको कंफ्यूजन होती है तो प्लीज कमेंट में आप कमेंट करके बताओ कि हमको यहाँ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फिर से आपको उस चीज को समझाएंगे। ठीक है, और अगर प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसको आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।